Hi everyone. In today's session, we are gonna take a look at how to detect a cycle in a graph using the union find algorithm in C programming language. Alright, and our today's session is gonna be in English so that you can all understand this more comfortably. So without wasting any further time, let's quickly dive into the session. First of all, we have to include our header files. तो हमने 3 files include करी हैं. First one is the standard stdlib.h, stdr.h. Second one is stdlib.h and third one string.h. String.h हमने इसलिए यूज करी because we want to use the memset function. What memset function basically is ये हम आगे सेशन में पढ़ेंगे. Now coming on to the structure of a graph. Well, इसके लिए हम एक बार देख लेते हैं what a graph is. So a graph basically consists of edges and vertices. And हमारी vertices क्या है? 0, 1, 2 and 3. And my edges are those connecting branches that connect two vertices. So एक edge के पास क्या होगा? यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हमारी edge के पास क्या है? एक source है, एक destination है. And that's what we can see here also कि हमारी edge 0 के पास एक source है जो कि 0 है and एक edge destination है जो कि 1 है. Fine. And then we have to make a graph. So we are defining a structure to represent a graph. It consists again of two members, number of vertices represented as V and number of edges represented as E for number of edges. Alright, and now also we have used edge from here. Why? Because a graph is represented as an array of edges, as I have mentioned also. Now coming on to another function, that is create graph. हमारे पास edges है, हमारे पास vertices हैं, but we are not yet told a compiler कि एक graph बनेगा कैसे. So we have to define a function create graph, which is of the same data type as a graph. And उसके अंदर हमने दो parameters pass करे हैं, v and e. v and e हमारे basically वही number of vertices and vertices of edges है. Alright then, now हमने एक graph नाम का object use कर लिया है and that graph has provided a memory. Basically we have used the malloc function for that and malloc function हमारा काम करता है कि वो memory allocate कर देता है as its name suggests. तो हमने malloc के अंदर बताया कि we have to allocate it the size of the graph structure. तो हमारे graph का जो memory है वही memory हमारे इस object की होगी and at the same time हमने उसके address को भी allocate कर दिया है कि उस address पे हमारा store होगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम v की वैल्यू को ग्राफ के v में डाल देंगे, डी रेफरेंसिंग करी गई है. एंड ऐसे सिमिलरली e की वैल्यू को हम ग्राफ के e में डाल देंगे जो कि नंबर ऑफ एजेस है. एज फॉर नाउ वी आर टेकिंग 4 edges and 4 vertices for example. Moving on to next, हमने सेम काम करा है एज के साथ, बट यहाँ पे डिफरेंस है बिकॉज हर एज के पास क्या होगा, अपना अपने दो मेंबर होंगे, एक सोर्स से डेस्टिनेशन प्लस हमारे कितने नंबर ऑफ एजेस हैं हमें वो भी इंक्लूड करना है. सो दैट्स वाई हमने मैनऑफ के अंदर ये लिखा है कि ग्राफ ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ स्ट्रक्चर एज. बेसिकली इट मीन्स दैट कि हमारा जितना भी साइज होगा हमारे एज का, लाइक फॉर एग्जांपल हमने 4 एजेस लिए हैं, सो नंबर ऑफ एजेस मल्टीप्लाइड बाय साइज. तो पर एक का क्या है, 2 मेंबर है, हर एक मेंबर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर का डेटा टाइप क्या होता है 4. 2 मेंबर्स हैं, 4 डेटा टाइप है, सॉरी 4 उसको साइज है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8. एंड हमारी कितनी है नंबर ऑफ एजेस 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 8. टोटल हमारी मेमोरी एलोकेट कितनी होती है 32 बाइट्स. एंड एट द सेम टाइम हमने उसको एड्रेस भी एलोकेट कर दिया है एंड देन वी हैव टू रिटर्न द वैल्यू. अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फाइंड फंक्शन एंड यूनियन फंक्शन. ये हमारे बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं. इफ यू हैव नॉट स्टडीड येट देन यू कैन रेफर टू अनदर वीडियो ऑफ माइन. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. बेसिकली फाइंड फंक्शन काम होता है कि एक वो पेरेंट एरे बनाया जाता है जिसकी इनिशियली वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देते हैं -1. एंड हमारे यूनियन फंक्शन का काम होता है कि वो टू डिस्जॉइंट सेट्स को यूनियन कर देता है. हाउ? लेट्स टेक अ लुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक वर्टेक्स है 0, अनदर वर्टेक्स है 1. सो 0 एंड 1 हमारे वर्टिसेस हो गए एंड हमारे 0 का पेरेंट क्या होगा, ऑब्वियसली खुद 0. एंड हमारे 1 का 1 वर्टिस का पेरेंट क्या होगा 1. सो हमारा फंक्शन, ये यूनियन फंक्शन कैसे काम करता है कि ये सॉरी अगेन कि ये यूनियन फंक्शन का काम कैसे करता है कि ये यूनिफाई करता है दोनों को. हाउ? दिस विल जस्ट लाइक
मेक इट्स पेरेंट 1। कैसे? ऐसे 0 हमारा जो था उसका पेरेंट 1 बन गया बिकॉज ऑफ यूनियन फंक्शन। आप दोनों इधर भी कर सकते हो, आप 0 को 1 का पेरेंट बना सकते हो, 1 का 0 बना सकते हो, योर विश। फॉर आर सुटेबिलिटी मैं 1 को 0 का पेरेंट बना रहा हूँ। ये हमारे समझने के लिए, वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड हाउ यूनियन फंक्शन वर्क्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारा 0 1 बन चुका है एंड 1 का पेरेंट तो 1 ऑब्वियसली है ही। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास 1 है और हमारे पास 2 वर्टिसेस है, तो हमारा v2 क्या होगा? 2। एंड ऑलराइट, और हमारा 1 का पेरेंट ऑब्वियसली 1, हमारा 2 का पेरेंट ऑब्वियसली 2। हमने यूनियन फंक्शन लगाया एंड यूनियन फंक्शन के लगने से अब 2 का पेरेंट भी 1 बन चुका है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एज यू कैन सी अब ये तीनों यूनिफाई हो चुके हैं, बट स्टिल 3 हमारे डिस्जॉइंट सेट में पड़ा हुआ है, इट्स नॉट करेक्टेड येट। सो अब हमारी एज कौन सी है? आज हमारी एज है H2 है। H2 में हम क्या करेंगे? 2 और 3 को यूनिफाई करना होगा। कैसे? वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2, इनके पेरेंट, 2 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट ऑब्वियसली अभी तक 3 है, इस पर यूनियन फंक्शन काम करेगा एंड नाउ दे बोथ आर यूनाइटेड। एंड इससे क्या होगा? इससे होगा ये, that will make 3 sorry 1 the parent of 3 also, and that's why our whole parent array is now unified। अब हम चेक करते हैं कि 3 से 0, जब हमारी H3 हम अपनी H3 बनाते हैं तो हमारा पहला वर्टेक्स क्या होगा? 3 होगा एंड सेकंड वर्टेक्स हमारा 0 होगा। सो व्हेन वी विल मूव ऑन टू 3 फ्रॉम 3 टू 0, देन हम देखेंगे कि ऑलराइट है। सबसे पहले हम देखते हैं 3 का पेरेंट क्या होगा। 3 का पेरेंट हमारा है 1 and 0 का पेरेंट क्या है? 1। So this time these are not different, rather these are same, and hence हमारी साइकिल डिटेक्ट हो गई है because हमारे पेरेंट्स सेम है, and that's what हमने यहाँ पे करा है, as you can see here also। अगर दोनों x और y, ये रहा कि फाइंड इसका पेरेंट एंड फाइंड इसका पेरेंट, अगर ये दोनों x और y, ये हमारी ये वाले x और y है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं देन रिटर्न 1, मतलब ट्रू आप कर सकते हो रिटर्न, अदरवाइज यूनियन कर दो। दैट्स व्हाट वी वर डूइंग हियर आल्सो। ऑलराइट, एंड देन हमारा मेन फंक्शन होता है जो हमारा क्रिएट करता है, बेसिकली इट्स नथिंग, जस्ट क्रिएटिंग ग्राफ। हमें सारी वैल्यू एंटर करनी पड़ती हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम 0 to 1 की वैल्यू दे रहे हैं ये, 1 to 3 की वैल्यू दे रहे हैं ये, सॉरी 1 to 2 के लिए वैल्यू दे रहे हैं ये, 2 to 3 के लिए ये एंड 3 to 0 के लिए। सो माइंड में हम क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी जो ग्राफ बनना होगा वो कुछ ऐसा बनना होगा, 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to 3, and then 3 to 0। एंड हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर साइकिल में ग्राफ प्रेजेंट है देन इट विल प्रिंट ग्राफ कंटेन साइकिल, एज इट विल tell us that no, it does not contain the cycle। So let's compile the code and let's check if it works or not। All right, I don't know why my compiler is taking so much time। All right, a graph contains the cycle। Now let's mess up with these values and let's check if it works for something else or not। अब हम ऐसा करते हैं कि हम 3 to 0 ना करके 3 to 4 करते हैं और इसको 4 कर देते हैं। लेट अस ब्रेक द ग्राफ। ये यहाँ ना जाकर ये हमारा कनेक्टेड होगा कुछ ऐसे। नाउ यू कैन सी दैट इट इज नॉट कंटेन साइकिल। ऑलराइट, अब हमें क्या करना होगा? हमारे पास क्या बढ़ गया है? 1 2 3 4 5, हमारे पास एज वर्टिसेस 5 है, एजेस कितनी है? 1 2 3 4, एजेस 4 ही है। सो हमारी एजेस 4, वर्टिसेस 5, इट्स ऑल डन। अब रन करके देखते हैं and now let's check what's the result। I think the answer will be graph doesn't contain the cycle। um yes, so you can see graph does not contain the cycle। So that's all for today। If you require more explanation of this, just comment down below and I'll provide you with more explanation, or I can solve all your queries in the comment box। So that's all for today। I'll also provide the link for this code in the description box below, so you can just go there and check out the code. Till then,
Thank you, and I will see you in the next one.